क्या होगा जब एक आदमी पृथ्वी को बचाने के लिए फ्यूचर से पास्ट में आता है ताकि वो पूरी दुनिया को एआई के कंट्रोल में जाने से रोक सके। दरअसल फ्यूचर में इंसान मोबाइल फोन्स और एआई के गुलाम बन जाएंगे। सो अब ये फ्यूचर मैन टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल कर पृथ्वी को बचा कैसे पाएगा। 2026 की मोस्ट अवेटेड हाई कॉन्सेप्ट मूवी को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहाँ की अभी ठीक 10 बजते ही सैम नाम का एक आदमी चिल्लाते हुए अंदर घुस आया। वो अनाउंस करने लगता है कि वो फ्यूचर से आया है। वो एक टाइम ट्रेवलर है जो दुनिया बचाने के लिए पास्ट में उनकी मदद मांगने आया है। हालांकि अब रेस्टोरेंट में मौजूद कोई भी इंसान उसे देखता तक नहीं। यहाँ सब के सब अपने फोन्स में घुसे हुए थे। सो सैम उनका ध्यान खींचने के लिए उनसे फोन छीनने लगता है। उसने बताया कि फ्यूचर में पृथ्वी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया ने उनकी फ्रीडम छीन ली है। टेक्नोलॉजी ने लोगों की सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हालांकि अब ये सुनकर कुछ लोग चिल्लाने लगे। सो सैम उन्हें रोके रखने और अपनी बात सुनाने के लिए उन सबको धमकी देता है कि उसकी पूरी बॉडी में बॉम्ब्स लगे हैं और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो वो पूरे रेस्टोरेंट को उड़ा देगा। जिसके बाद सैम अब सब बताना शुरू करता है कैसे उनका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है और ये सब इन्हीं की गलती है। लोग मोबाइल फोन्स के इतने बड़े गुलाम बन गए कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि उनके आसपास की दुनिया अपनी चेतना खोती जा रही है। सो सैम इस डार्क फ्यूचर को बदलने और दुनिया को बचाने के लिए यहाँ पास्ट में अपनी एक टीम बनाने के लिए अच्छे लोगों को ढूंढने आया है जो दुनिया को बचाने वाले आज की मिशन में उसका साथ देंगे। सैम आगे रिवील करता है कि कैसे जल्द ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करने वाला है, लेकिन उसे अभी इसी वक्त में रोका जा सकता है जिसके लिए उन्हें आज की रात एक स्पेशल मिशन को पूरा करना होगा। जिसके लिए वो अब रेस्टोरेंट में यहाँ मौजूद लोगों का एक बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बनाएगा। वो कुछ लोगों को चुनेगा जो आज रात वाले उसके मिशन में उसका साथ देंगे और साथ मिलकर दुनिया को बचाएंगे। अब सैम के अनुसार इस रेस्टोरेंट में उसका ये 117वां टाइम ट्रेवल है, यानी कि वो इसके पहले भी पूरे 116 बार सेम इसी समय में इसी रेस्टोरेंट में टाइम ट्रेवल कर चुका है। वो पिछली 117 बार से बार बार टाइम ट्रेवल करता है सिर्फ इसीलिए ताकि उसे अपने मिशन के लिए एक परफेक्ट ग्रुप मिल सके। उसे यहाँ बैठे हर इंसान का नाम और उनकी हर एक हरकत के बारे में पता है, लेकिन अब तक हर टाइम लूप में वे लोग फेल ही हुए हैं। तभी रेस्टोरेंट में बैठे एक आदमी ने उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए हाथ उठा दिया। हालांकि सैम खुद ही उसे अपने ग्रुप में शामिल करने से मना कर देता है। उसने बताया कि सिर्फ उसी की वजह से हर बार उसका मिशन फेल होता आया है, सो इस बार वो उसे नहीं चुनेगा। यहीं पास में एक औरत भी बैठी थी जो सैम के अनुसार उसके हर एक लूप में उसके मिशन में उसका साथ दिया करती है, लेकिन वो बहुत बार उसे धोखा दे चुकी है, तो वो इस बार उसे भी चूज नहीं करेगा। सैम के अनुसार वो इस बार एक अलग ग्रुप चुनेगा जिससे कि वो आज रात वाले अपने मिशन को पूरा कर सके और दुनिया को बचा सके। अब यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए ये पहली बार था। उन्हें तो पता भी नहीं कि सैम क्या बात कर रहा है, लेकिन सैम तो सेम इसी टाइम को बहुत बार जी चुका था। फिर भी रेस्टोरेंट में मौजूद एक भी इंसान सैम के ग्रुप में शामिल होने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाता। वहीं अब तक रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस आ चुकी थी और वे सबको चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी सूजन नाम की एक औरत सैम की टीम में आने के लिए हाथ उठा लेती है। अब इस रेस्टोरेंट में कुल 47 लोग मौजूद हैं, जिसका मतलब है मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस। वहीं जब इंग्रिड नाम की एक और लड़की खुद से आगे आती है तो सैम उसे मना कर देता है, लेकिन ठीक तभी फर्श पर एक बोतल घूमती हुई आती है जो सीधा इंग्रिड की ओर ही पॉइंट कर रही थी। सो ये देखकर सैम को अपना फैसला बदलना पड़ा। शायद किस्मत उसे यही चाहती हो कि वो इंग्रिड को शामिल करे। असल में इंग्रिड का फ्यूचर सैम के साथ एक खास रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या है ये बहुत बड़ा राज है जो कि कहानी में आगे जाकर खुलेगा। अब पुलिस के अंदर आने से पहले सैम ने अपने ग्रुप में कुछ लोगों को चुन लिया और उसे इन सब के साथ अब यहाँ से निकलना होगा ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर सके। अब जिन्हें सैम ने चुना है वे लोग कौन हैं? यहाँ से सबसे पहले एक कपल मार्क और जेनेट का पास्ट दिखाया जाता है। मार्क आज से कुछ दिन पहले उसी स्कूल में अपनी टीचिंग जॉब को स्टार्ट करने वाला था जहाँ जेनेट पहले से काम करती है। आज वो बहुत नर्वस है क्योंकि अब समय बहुत अलग हो गया। आज अपने पहले ही दिन जब वो बच्चों को क्लास में एक बुक दिखाता है तो बच्चे तुरंत उसे अपने फोन्स में सर्च करने लगे।
यानी कि कोई बुक्स को पढ़ना तक पसंद नहीं करता। तभी एक लड़की एक टीवी कमर्शियल को बार बार बोलने लगती है कि उसे एनर्जी ड्रिंक चाहिए, जबकि क्लास में कुछ बच्चे अब भी वर्चुअल रियलिटी में पढ़ रहे थे। अब मार्क तो ये सब देखकर पूरी तरह से हिल गया कि वो इन बच्चों को कैसे पढ़ाए। कुछ देर बाद स्टाफ रूम में बाकी टीचर्स उसे बताते भी हैं कि कैसे अब उनके साथी टीचर्स स्ट्रेस के चलते एक एक कर जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे ऐसे बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। इसलिए मार्क को ये जॉब मिली, क्योंकि आजकल के बच्चे फोन के चक्कर में कुछ भी नहीं देख समझ पाते। उनके लिए सब कुछ, उनकी पूरी दुनिया उनके फोन में ही है। तभी एक साइंस टीचर मार्क को एक जैमर गन दिखाता है। दरअसल ये एक सिग्नल जैमर था जो उसने फोन्स को बंद करने के लिए इन्वेंट किया है, लेकिन उसने बताया कि अभी वो अपनी सिग्नल जैमर गन को इस्तेमाल नहीं कर पाया है। अब मार्क की अगली क्लास में हर एक बच्चा अपने अपने फोन में घुसा हुआ था। आज तो खुद मार्क भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो आगे झुककर एक बच्चे की स्क्रीन पर चल रहे वीडियोस को देखने लगता है। अब तो उसके अंदर भी फोन को स्क्रॉल करने की अर्ज आने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उस बच्चे के फोन को टच किया कि तभी स्क्रीन पर एक प्रिज्म जैसा आइकन बन जाता है और ठीक वही इमेज एक साथ हर स्टूडेंट के फोन पर दिखने लगती है। तभी सभी बच्चे अजीब कारणों से मुड़कर मार्क को घूरने लगे और वे उसके पीछे पड़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल का हर एक बच्चा इस चीज में शामिल हो जाता है, मानो इस दुनिया में फोन ही सबकी प्राइवेसी हो, कोई उसे छेड़ नहीं सकता। तो मार्क अब खुद को जल्दी से स्टाफ रूम में लॉक कर जेनेट को सब बताता है कैसे यहाँ स्कूल में कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है। उनके आसपास के टीचर्स गायब हो रहे हैं और बच्चों को इसे जरूर कुछ लेना देना है। तभी बाहर के बच्चे स्टाफ रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। मार्क और जेनेट समझ गए कि अब तो सिचुएशन उनके कंट्रोल के बाहर जा रही है। लकीली तभी उन्हें छुपते हुए उसी दूसरे टीचर का जैमर मिल जाता है और दोनों की उसे इस्तेमाल करने पर लकीली वो काम कर गया। सभी स्टूडेंट्स अपने फोन्स के बंद पड़ने पर उन्हें नीचे गिरा देते हैं, लेकिन ये जैमर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए था। सो इसी दौरान मार्क और जेनेट अब किसी तरह से स्कूल से बाहर निकलते हैं, जबकि अब तक स्कूल के सारे बच्चे उनके पीछे आने लगे थे। सो दोनों जल्दी से अपनी कार में बैठकर किसी तरह से सेफली बाहर निकल गए। यहाँ से कहानी अब फिर से प्रेजेंट समय में रेस्टोरेंट में आती है। यहाँ मार्क और जेनेट अब सैम के बनाए नए ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। यहाँ सैम अब अपने बनाए ग्रुप को बताता है कैसे इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के 3 ही एग्जिस्ट हैं, लेकिन अब उन तीनों को ही पुलिस घेर चुकी है। सो उसे नहीं पता कि वे बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि अब तक बाहर के लोगों ने पुलिस को बता दिया होगा कि उसने रेस्टोरेंट में अपना एक ग्रुप बना लिया है। सो पुलिस तो अब उन्हें देखते ही गोली मार देगी, यानी कि सैम के साथ अब वे सब भी क्रिमिनल बन चुके हैं। सो सभी को पुलिस से बचते हुए अब किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन वो कैसे, किसी को ये नहीं पता। तभी सैम को पिछले लूप से याद आया कि उनके एक साथी बॉब के पास एक गन है और वो तो अभी इसे उस पर शूट करने की प्लानिंग कर रहा है। सो सैम बॉब को बाहर भेजकर चेक करने को कहता है कि पुलिस उन्हें पकड़ेगी या फिर जान से मारेगी, जबकि बॉब को लगा कि पुलिस उन्हें कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अब जैसे ही बॉब बाहर कदम रखता है तो पुलिस ने उसे तुरंत मार गिराया, यानी कि पुलिस अब उनके ग्रुप को यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब तक तो वे इस रेस्टोरेंट को चारों ओर से घेर चुके हैं और ये मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है। अब उनके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। तभी ग्रुप की एक मेंबर सूजन ने कहा कि उसे यहाँ से निकलने का एक सीक्रेट रास्ता पता है। यहाँ ऑफिस के अंदर एक हिडन डोर है जो बेसमेंट तक जाता है और वहाँ से वे पिछली वाली गली में निकल जाएंगे। हालांकि शुरू में सैम को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन सूजन उन्हें सीधा उसी सीक्रेट रास्ते तक ले गई जो उन्हें बेसमेंट के रास्ते से पिछले वाली गली में निकाल देगा। हालांकि अब इसके पहले सैम उन सब के सेलफोन्स को इकट्ठा कर बाहर फेंक देता है ताकि कोई उन्हें ट्रेस न कर सके। वहीं उसे सूजन को लेकर शक भी था कि कहीं वो भी तो उसकी तरह टाइम ट्रेवल नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ से निकलने का ये सीक्रेट रास्ता तो उसे भी नहीं पता, तो ये सूजन को कैसे पता चला। हालांकि अब उसके ये पूछने पर सूजन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले इस रेस्टोरेंट में काम किया करती थी, तभी उसे इस रास्ते का पता चला था। अब आखिर ये सूजन कौन है और इसे सीक्रेट रास्ते का पता कैसे चला। कहानी यहाँ से कुछ दिन पीछे सूजन के पास्ट में जाती है, जब एक दिन उसे स्कूल बुलाया गया। उसे पता चला कि उसका बेटा डेरिन स्कूल में हुई गोलाबारी में खुद को बचा नहीं पाया। यहाँ उसी जैसी कुछ और भी मॉम्स थी जिन्होंने सूजन की तरह अपने अपने बच्चों को खोया था। उन्हीं में से एक सूजन से पूछती है
कि क्या ये उसका फर्स्ट टाइम है, क्या उसने पहली बार अपने बच्चे को खोया है। और सूजन के हाँ कहने पर वे सभी उसे कार्ड देकर कहती हैं कि वो इस सीक्रेट सरकारी ऑफिस में चली जाए। हालांकि सूजन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो घर आकर अपने बेटे के बारे में सोचती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब अगले दिन वो उस कार्ड वाली लोकेशन पर पहुंच गई, ये जानने की वहाँ क्या होगा। दरअसल ये एक ऐसी जगह है जहाँ स्कूल हादसों में खत्म हुए बच्चों के क्लोन्स बनाए जाते हैं। और सूजन तो ये जानकर हैरान रह गई कि सरकार खत्म हुए बच्चों के क्लोन्स तक बना सकती है। इसलिए ही कल वो औरतें अपने बच्चों को खोने के बाद भी ज्यादा परेशान नहीं थी। तभी सूजन के पास एक अटेंडेंट आकर समझाता है कि उनका ये क्लोनिंग प्रोसेस अभी तक परफेक्ट नहीं हो पाया है। वे खत्म हुए बच्चों के डीएनए को लेकर उनके हूबहू क्लोन्स तो बना देते हैं, यानी कि फिजिकली तो बच्चे सेम दिखते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में छोटे मोटे गैप्स रह जाते हैं। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बहुत ट्रिकी होता है, इसे कोई भी मैप नहीं कर सकता। इसलिए वे सिर्फ डीएनए से उसके बेटे के बिहेवियर को सेम टू सेम कॉपी नहीं कर पाएंगे। उसने आगे बताया कि ये पूरा एक सीक्रेट प्रोग्राम है, इसलिए सूजन ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि ये बहुत ज्यादा महंगा भी है, लेकिन चूंकि सूजन का बेटा डेरिन एक पब्लिक स्कूल हादसे में खत्म हुआ था, इसलिए उसके क्लोन की ज्यादातर कॉस्ट सरकार ही कवर करेगी और सूजन को ज्यादा पैसे नहीं देने। इसके अलावा वे इस प्राइस को और भी कम कर सकते हैं अगर सूजन अपने बेटे का एड वाला वर्जन लेती है। अब इस वर्जन में उसका बेटा दिन में एक बार एड्स बोला करेगा, यानी कि उस पर टीवी की तरह एड्स आएंगे। अब सूजन तो सिर्फ अपने बेटे को फिर से वापस पाना चाहती थी, तो उसने हाँ कह दिया। फिर असिस्टेंट उससे पूछकर उसके बेटे के व्यवहार से जुड़ी कुछ चीजें इंस्टॉल करने लगता है, यानी कि यहाँ सूजन अपने बेटे के व्यवहार को कस्टम तौर पर बदल भी सकती है। अब से अपने बेटे में जो भी वो इंस्टॉल करेगी उसके बेटे को सिर्फ वो ही पसंद होगा। जिस प्रोसेस के बाद कुछ ही देर में डेरिन का क्लोन रेडी होकर उसके सामने आ गया। सूजन तो उसे देखते ही गले लगा लेती है। वो खुश हो गई कि उसे उसका बेटा फिर से मिल चुका है, क्योंकि इसे भी सेम उसी के बेटे के रियल डीएनए से बनाया गया था, यानी कि इसमें और उसके रियल डेरिन में कोई फर्क नहीं। अब सूजन डेरिन को अपने साथ घर ले जाने लगती है। तभी रास्ते में डेरिन ने कहा कि उसे प्यास लगी है और उसे पीने के लिए सिर्फ एप्पल बेरी पीच टी चाहिए। इतना कहकर वो उस चीज का प्रमोशन बिल्कुल किसी टीवी एड की तरह करने लगा। सूजन समझ गई कि ये तो वही एडवर्टाइजमेंट है जो उसका बेटा दिन में एक बार किया करेगा। सो सूजन को ये और नहीं लगता, लेकिन इसके अलावा भी डेरिन का बिहेवियर एक रियल इंसान से बहुत अलग लग रहा था। घर आकर सूजन को लगा कि शायद से ये क्लोन अभी नया है, तो बाद में वो उसके साथ रहकर उसके बेटे जैसा हो जाएगा। लेकिन समय के साथ उसने नोटिस करना शुरू किया कि ये तो उसका बेटा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स ने उसके बेटे के डीएनए से एक हूबहू सेम क्लोन तो बना दिया, लेकिन वो एक रियल इंसान के जैसा कभी नहीं बन सकता। सूजन इस क्लोन के बारे में बात करने उन्हीं दूसरी औरतों से मिलने जाती है जिन्होंने भी उसकी तरह अपने अपने बच्चों को खोया था। लेकिन सूजन ने नोटिस किया कि उन्हें तो अब अपने बच्चों के क्लोन्स होने को लेकर फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। यहाँ तक कि एक कपल ने सूजन को रिवील किया कि वे अपनी बेटी को अब तक 4 बार स्कूल की फायरिंग में खो चुके हैं। तो इस बार उसका क्लोन बनाते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वे थोड़ा फन करेंगे। सो उन्होंने अपनी बेटी के क्लोन में सारे फनी बिहेवियर इंस्टॉल करवा दिए जो उन्हें हंसा सके। असल में उनकी बेटी कभी ऐसी थी ही नहीं। अब सूजन समझ गई कि यानी कि टेक्नोलॉजी ने इंसानों को इतना मूर्ख बना दिया है कि वे अपने रियल बच्चों को खोने का दर्द ही समझना भूल चुके हैं। लेकिन वो बाकी लोगों की तरह अपने रियल बेटे को भूलकर इस क्लोन को अपना नहीं सकती। सूजन वापस जा ही रही थी कि तभी रास्ते में एक आदमी ने उसे रोककर कहा कि उसे भी अपने बेटे के साथ सेम वही प्रॉब्लम आई थी जो सूजन को आ रही है और वो उसका दर्द समझ सकता है। तभी उसने सूजन को एक नया डिवाइस दिखाया। उसने बताया कि ये अभी सिर्फ ऑडियो में ही काम करता है, यानी कि इस डिवाइस से ऐसा लगेगा मानो वे सच में ही अपने बच्चों से बात कर रहे हों और वो आवाज इन क्लोन्स की तरह फेक नहीं लगती। उसने बताया कि ये अभी के लिए सिर्फ आवाज है, लेकिन आज से 5 साल बाद वे लोग इस आवाज को क्लोन्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। सो सूजन अपने बेटे को पाने के लिए अब इस डिवाइस को भी खरीद लेती है। घर वापस आकर जैसे ही सूजन उसे कनेक्ट करती है तो उसी ईयरफोन्स में डेरिन की आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल असली डेरिन जैसी थी। अब सूजन तो अपने बेटे की रियल आवाज को सुनकर इमोशनल हो गई। उसे लगा कि अब फाइनली उसे उसका बेटा वापस मिल चुका है। तभी उसे उसकी आवाज ने कहा कि अगर उसे अपने बेटे को फिर से हासिल करना है
तो उसे आज रात एक रेस्टोरेंट में आने वाले फ्यूजर मैन का साथ देना होगा और उसके मिशन में मदद करनी होगी। यानी कि सूजन को पहले से पता था कि सैम आज रात यहाँ रेस्टोरेंट में अपना ग्रुप बनाने आएगा और उसे उस ग्रुप में शामिल होना है। वो ये सब उसी डिवाइस में अपने बेटे की आवाज की बात मानकर कर रही थी। यानी कि सैम का ये मिशन उतना भी सिंपल नहीं जितना वो मानकर चल रहा है। अब प्रेजेंट में सभी लोग पुलिस से बचते हुए बेसमेंट के रास्ते से रेस्टोरेंट से सेफली बाहर निकल गए। सो सैम अब सबको दुनिया को बचाने वाले अपने मिशन के बारे में बताता है। उसने रिवील किया कि कैसे यहाँ से सिर्फ 1 ही किलोमीटर दूर एक 9 साल के बच्चे का घर है जो कि वहाँ एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बना रहा है और यही आगे चलकर पूरी दुनिया और आम लोगों की चेतना को अपने कंट्रोल में ले लेगी। सो अब उनका मिशन ये इंश्योर करना है कि वो बच्चा जो भी एआई क्रिएट करे वे उस एआई में ऐसे प्रोग्राम को डालेंगे जो कि लोगों को पसंद करे, ना कि उन्हें कंट्रोल करने का सोचे। इसके बाद सैम अपने पिछले टाइम लूप से सभी मेंबर्स को एक मैप निकाल कर दिखाता है जहां उसने फ्यूचर के बारे में पहले ही बता दिया। कैसे उन्हें रास्ते में एक होमलेस आदमी चाकू के साथ मिलेगा। इसके अलावा उन्हें 2 मास्क वाले लोग रोकने भी आएंगे। सो उन्हें उन सारे खतरों से बचते हुए रास्ते को पार कर उस लड़के के घर तक पहुंचना है। फिर वहां जाकर सैम उस नई एआई में डालने के लिए अपने पास से एक स्पेशल प्रोग्राम लाया है। वो उस एआई के अंदर चेतना आने से ठीक पहले उसमें अपना फ्यूचर से लाया हुआ एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा और ये सॉफ्टवेयर उस एआई को कभी डेंजरस बनने ही नहीं देगा। सो अब सभी अपने मिशन के तहत उस घर तक जाने के लिए निकले ही थे कि तभी एक कार उनका पीछा करने लगती है। और जैसा कि सैम ने सबको पहले से बताया था, इसके अंदर मास्क पहने 2 लोग मौजूद हैं जो कि वेपन्स के साथ हैं। सैम उनसे भागते हुए अपने ग्रुप को समझाता है कि सेम यही दोनों लोग हर टाइम लूप में उसके ग्रुप पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि इन्हें भेजा किसने है, वे उन्हें मार क्यों रहे हैं। तभी ग्रुप में स्कॉट नाम का एक आदमी कहने लगा कि उसे अब तक भी सैम पर पूरा भरोसा नहीं है। उसे नहीं लगता कि वो फ्यूचर से आया है क्योंकि इतनी बार टाइम ट्रेवल करने के बावजूद सैम को बेसमेंट वाले छिपे हुए रास्ते के बारे में नहीं पता था और उसे अब कार में बैठे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता जो कि उन सबको मारने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्कॉट ने बाकी सबसे भी कहा कि उन्हें भी सैम पर भरोसा नहीं करना चाहिए और वे सैम को छोड़कर अभी अपने घर जा सकते हैं। तभी इनग्रिड की नाक से खून बहने लगता है। उसे टेक्नोलॉजी से एलर्जी है। तभी उसने सबसे पूछा कि क्या किसी के पास अभी भी सेल फोन है। दरअसल स्कॉट ने अपने पास एक फोन छुपा रखा था। सो इनग्रिड उसे छीनकर तोड़ देती है और दूर फेंक देती है। उसने बाकी सबको भी बताया कि उसे सेल फोन्स और वाईफाई से एलर्जी है, जबकि स्कॉट अब सैम को मारने के लिए तैयार हो गया, ये सोचकर कि वो उन्हें पागल बना रहा है। लेकिन सैम ने कहा कि वो सच में ही फ्यूचर से है। उसने उन सबको अपने आसपास की दुनिया को देखने को कहा। जैसे अभी हालात चल रहे हैं, जैसी दुनिया आज बन चुकी है, उन सभी को अंदर से पता होना चाहिए कि ये दुनिया तबाह हो जाएगी और किसी न किसी को इस बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। सैम ने आगे कहा कि फिर भी अगर किसी को उस पर भरोसा नहीं है तो अगर कोई यहाँ से वापस जाना चाहे तो जा सकता है, वो उन्हें रोकेगा नहीं। अब ये सुनकर स्कॉट वहाँ से जाने लगा। तभी सैम उसे एग्जैक्टली बता देता है कि इस वक्त उसकी पॉकेट में कितने कॉइन्स हैं और ये बात स्कॉट को कन्विंस करने के लिए काफी थी। स्कॉट समझ गया कि सैम तो इससे पहले भी उसे कई बार पिछले वाले लूप्स में मिल चुका है। स्कॉट के साथ अब पूरा ही ग्रुप सैम का इस मिशन में साथ देने को तैयार हो जाता है। सैम ने आगे बताया कि उसकी बॉडी में एक टाइम मशीन बंधी हुई है जिसका बटन हमेशा उसके हाथ में रहता है और जैसे ही वो इस बटन को प्रेस करता है तो वो समय यात्रा करते हुए इस रात की शुरुआत में चला जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट में एक नई टीम बनाकर दोबारा ट्राई करता है, यानी कि जब भी चीजें खराब होंगी या फिर वो मरने वाला होगा तो वो इस बटन को दबाकर टाइम में पीछे चला जाएगा, जिससे पूरी टाइमलाइन ही रीसेट हो जाएगी और वो अपने मिशन को शुरू से शुरू करेगा। और ऐसे ही करके वो पिछले 117 बार सैम उसी रेस्टोरेंट में अपने ग्रुप को ढूंढने जा चुका है। हालांकि अब मार्क पूछता है कि सैम और ज्यादा पास्ट में जाकर उस एआई को बनाने वाले बच्चे को ही क्यों नहीं मार देता।
फिर ना कोई एआई बनेगी और ना ही दुनिया खत्म होगी। जिस पर सैम ने रिवील किया कि उनकी दुनिया में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का आना उनकी टाइमलाइन में तय है, उसे रोका नहीं जा सकता। यानी कि अब उनके पास इस एआई को उसके फ्यूचर के प्रोग्राम के हिसाब से कंट्रोल करना है ताकि वो दुनिया को नुकसान न पहुंचाए। तभी आगे बढ़ते हुए जैसा सैम ने सबको पहले ही आगाह किया था, रास्ते में वो चाकू वाला होमलेस आदमी उठता है, जबकि नीचे वही कार वाले गुंडे उनके करीब आने लगे। तो सभी अब जल्दी से छतों से होते हुए उनसे दूर भागने लगते हैं। तभी अब तक एक मास्क पहना हुआ आदमी दूर से गोलियां चलाने लगा, जबकि उसका दूसरा साथी कार से घूमकर उनके आगे आ जाता है। लेकिन वो गाड़ी से निकलने के बाद ठीक से हैंड ब्रेक्स नहीं खींचता और उसकी गाड़ी पीछे जाने लगी। लकीली जब तक वो बाकी सबको गोली मार पाता तभी उस पर पीछे से उस होमलेस आदमी ने आकर अटैक कर दिया और वे दोनों सबके सामने नीचे पानी में गिर जाते हैं। तभी गोलियों को देखकर मैरी नाम की एक औरत उन सबसे बहुत डर गई और वो सैम के मना करने के बावजूद ग्रुप को छोड़कर अकेली भागने लगती है, जिससे वो गलती से सीधा उस दूसरे मास्क वाले आदमी के सामने चली गई और वो उसे देखते ही खत्म कर देता है। जबकि बाकी लोग तो डरकर उसे दूसरी दिशा में भाग रहे थे, लेकिन वे भी एक छत पर आकर फंस जाते हैं, जबकि उनके पीछे वो शूटर आ रहा था। तभी सैम को आइडिया आया और वे सभी सैम के कहने पर एक एक कर नीचे कूड़े के बॉक्स में कूदने लगे ताकि उनकी जान बच जाए। लेकिन अब वे इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकते, यानी कि ऊपर से वो मास्क वाला आदमी उन्हें गोलियों से अब भी मार देगा। वो फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है और सबको लगा कि अब वे बच नहीं पाएंगे, लेकिन लकीली तभी पीछे से लुढ़कती हुई कार आ गई और वो गोलियां चलाने से पहले ही शूटर से टकरा जाती है। सबको लगा कि वे बच गए, लेकिन अब ऊपर से वो दीवार ही गाड़ी की वजह से टूट रही थी। सो सभी कूड़े के बॉक्स में ही साइड में होने लगते हैं ताकि वो गिरती हुई गाड़ी उनके ऊपर न गिर जाए। इसी बीच इंग्रिड उसे देखकर डर गई और वो पीछे नहीं हट पाती, लेकिन लकीली सैम सही वक्त पर इंग्रिड के ऊपर कूदकर उसे गाड़ी के नीचे आने से बचा लेता है। यानी कि सभी बचे हुए मेंबर सब सेफ थे। अब सैम ने नोटिस किया कि ये मास्क वाला दूसरा आदमी भी दम तोड़ चुका है। उसने अपने ग्रुप को बताया कि इससे पहले वाले किसी भी लूप में वो और उसका ग्रुप इन मास्क वाले लोगों को मार नहीं पाए थे, लेकिन इस बार वे इस प्रॉब्लम को भी पार कर चुके हैं, यानी कि शायद इस बार उनका मिशन पूरा हो जाए। तभी इंग्रिड उसे पूछती है कि अगर वो मर जाए तो उसे इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है, उसने स्पेशली उसे क्यों बचाया। अब इसका सैम उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके अंदर इंग्रिड को लेकर कुछ तो चल रहा है। उनका कोई गहरा राज है जो कि अभी सैम किसी को बता नहीं रहा। अब इंग्रिड है कौन, यहाँ से उसका पास्ट दिखाया जाता है। दरअसल वो ह्यूमन हिस्ट्री की पहली ऐसी इंसान बनी जिसे टेक्नोलॉजी से एलर्जी है। वो फोन या बाकी चीजें नहीं चला सकती, इसलिए उसने अपनी पूरी ही लाइफ फोन से दूर रहकर बिताई है। वहीं वो अपना घर चलाने के लिए बच्चों की बर्थडे पार्टीज में प्रिंसेस बनकर जाया करती थी, क्योंकि छोटे बच्चे फोन वगैरह नहीं चलाते। वहीं जब भी कोई फोन उसके आसपास भी आता तो उसे एलर्जी होने की वजह से हमेशा उसकी नाक से खून बहने लगता और उसकी हालत खराब होने लगती। इसी वजह से वो सिर्फ बहुत छोटे बच्चों के साथ ही काम कर सकती थी। इसी दौरान उसने एक पिज्जा डिलीवरी करने वाले लड़के टिम को नोटिस किया। टिम भी बिल्कुल उसी की तरह फोन नहीं इस्तेमाल करता था, सो दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद 6 महीने बीतने के बाद दोनों एक साथ रहने लगे। हालांकि टिम को इंग्रिड की तरह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो तो अपने मन से ही टेक्नोलॉजी से दूर रहा करता था। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। एक सुबह उनके पास टिम के नाम से एक ऑर्डर आता है, ऐसा ऑर्डर जो कि कभी टिम ने मंगाया ही नहीं था। टिम ने खोलकर देखा कि ये तो एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है। तभी इंग्रिड उसे फेंकने को कहती है, लेकिन टिम ने कहा कि अगर ये गलती से आ ही गया है तो उसे इसका इस्तेमाल करके देखना चाहिए, और वो इंग्रिड के मना करने के बावजूद उस हेडसेट को पहन लेता है। जबकि इंग्रिड अपने काम पर निकल गई, उसने रियलाइज किया कि अब तो समय के साथ बहुत ज्यादा कम उम्र के बच्चे भी फोन से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उसका काम और मुश्किल हो गया और अब तो वो और ज्यादा बच्चों के बर्थडे तक में नहीं जा सकती। उसने देखा कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को फोन देते हैं ताकि उनके बच्चे बिजी रहे और उन्हें बच्चों को संभालना ना पड़े, और इसी से बच्चे बहुत ज्यादा कम उम्र से इन फोन डिवाइसेस की लत में खोते जा रहे हैं। इंग्रिड घर आकर भी देखती है कि टिम तो अब तक भी VR हेडसेट्स पहने था, यानी कि उसने अपना पूरा ही दिन इसी वर्चुअल रियलिटी में बिता दिया, और इसके बाद भी आने वाले कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। ऐसा लग रहा था मानो टिम इस थोड़े ही टाइम में उसे वर्चुअल रियलिटी की लत लग गई हो।
अब उसका रियल लाइफ में मन नहीं लग रहा। एक रात वो इंग्रिड के पूछने पर बताता भी है कि अब उसे रियल वर्ल्ड पसंद नहीं आता, क्योंकि वर्चुअल लाइफ में सब कुछ उसकी पसंद के अनुसार होता है। हालांकि इंग्रिड उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो खुद को टेक्नोलॉजी के जाल में न फंसने दे, लेकिन टिम अब उसकी एक भी नहीं सुनता। वहीं इंग्रिड ने अपने काम के दौरान भी नोटिस किया कि अब दिन ब दिन छोटे से भी छोटे बच्चे फोन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, यानी कि वो जल्द ही अब ये काम भी नहीं कर सकेगी। वो निराश होकर घर लौटी ही थी कि यहाँ टिम ने उसे एक और झटका दिया। दरअसल उसने अपनी बाकी की सारी ही लाइफ अब वर्चुअल रियलिटी में रहने का फैसला कर लिया था। वो अब अपनी सोशल लाइफ को पूरी तरह से छोड़कर एक स्पेशल फैसिलिटी में चला जाएगा, जहां उसे एक मशीन में सुला दिया जाएगा और उसका ब्रेन हमेशा के लिए एक वर्चुअल रियलिटी में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जानकर हैरान परेशान इंग्रिड उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका ब्रेन वॉश हो चुका था। टिम उसके लाख समझाने के बावजूद बिल्कुल नहीं मानता और वो फाइनली इंग्रिड और पूरी दुनिया को छोड़कर वर्चुअल लाइफ में जीने चला गया। इसी वजह से आज शाम इंग्रिड गुमसुम उस रेस्टोरेंट में बैठी थी, क्योंकि अब उसके पास अपना कोई नहीं बचा। वहीं वो अपनी एलर्जी की वजह से टेक्नोलॉजी से भरी इस पूरी दुनिया में जी भी नहीं सकती। तभी वहां सैम आया और उसने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। सो अब प्रेजेंट में ग्रुप फाइनली उस बच्चे के घर के पास में पहुंच चुके थे, जहां वे एक खाली पड़े अबेंडन घर में घुस जाते हैं ताकि वे यहाँ कुछ देर रेस्ट कर प्लान बना सकें। सैम अब सबको बताता है कि वो यहाँ पहले भी एक बार आ चुका है, लेकिन कोई भी आज तक कभी उस घर के अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि हर बार उस घर के बाहर कुछ ऐसा आ जाता है जिसके बारे में वे सोच भी नहीं सकते। दरअसल वहाँ जो एआई बन रही है वो बच्चा उसके प्रॉम्प्ट्स को 3D प्रिंटर की मदद से रियल लाइफ में ले आता है। हालांकि अब स्कॉट पूछता है कि आखिर एक 9 साल बच्चे के पास किस तरह का 3D प्रिंटर हो सकता है, जिस पर सैम के अनुसार उसके पास अनलिमिटेड साइज का प्रिंटर है और वो उससे किसी भी एआई प्रॉम्प्ट को रियल लाइफ में उतार सकता है। सो सैम ने आगे कहा कि अब उन्हें कुछ वेपन्स ढूंढने होंगे ताकि वे सभी सेफली उस घर में घुस सकें। सो सभी इस खाली पड़े घर में आसपास जो कुछ भी मिलता है वहीं उठाने लगते हैं। इसी बीच सैम उन्हें फ्यूचर में अपने समय के बारे में बताने लगा, कैसे समय बीतने के साथ फ्यूचर में धीरे धीरे एआई ने सब कुछ काबू कर लिया, जबकि बाहर दुनिया में राशन पानी और रिसोर्सेज कम होने लगे, क्योंकि एआई सारे ही रिसोर्सेज को अपनी पावर के लिए इस्तेमाल करने लगा, जिसके सिर्फ 50 साल बीतने के बाद पृथ्वी की पॉपुलेशन आधी रह गई और जो आधी पॉपुलेशन बची भी थी वो भी एंटरटेनमेंट और वर्चुअल रियलिटी में हमेशा के लिए खो गई, क्योंकि उन्हें होश ही नहीं रहा कि वे हैं कहाँ और रियल लाइफ में हो क्या रहा है। सैम के अनुसार एआई उन्हें भी उनके मिशन से भटकाने के लिए उन्हें वो सब देने की कोशिश करेगा जो उन्होंने हमेशा से चाहा है, लेकिन उनमें से कोई एआई के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो सब नकली होगा। अब मार्क पूछता है कि फिर फ्यूचर में उस एआई ने सैम को क्यों नहीं पकड़ा, जिस पर सैम याद करने लगता है कि कैसे जब वो तबाह हो चुकी पृथ्वी पर अपनी माँ के साथ एक सुनसान अंडरग्राउंड बंकर में रहा करता था। वो हमेशा से एक सनराइज देखना चाहता था, क्योंकि अब की दुनिया में सनराइज नहीं दिखता। अब बाकी सब लोग तो अपनी वर्चुअल रियलिटी के थ्रू सनराइज देख सकते थे, लेकिन सैम और उसकी माँ किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। सैम की माँ ने उसे पूरी दुनिया और उस एआई से छुपा कर रखा था, लेकिन चूंकि सैम की उम्र कम थी इसलिए उसे कई बार इच्छा होती कि वो भी वर्चुअल रियलिटी या फिर फोन का इस्तेमाल करके देखे। और फिर एक दिन जब छोटा सैम बाहर खेल रहा था तो उसे नीचे पड़ा हुआ किसी का वीआर हेडसेट मिल गया, लेकिन जैसे ही सैम ने उसे ऑन किया कि तभी उसके एक्टिवेट होते ही वहाँ एक ड्रोन आ जाता है और उसने उन्हें देखकर सीधा उनके बंकर पर एक मिसाइल छोड़ दी, जिस हमले में उसकी माता भी मारी गई, यानी कि छोटा सैम अकेला रह गया। उसके बाद सैम को सर्वाइवर्स का एक ग्रुप मिला और उसने फ्यूचर को चेंज करने का ये मिशन शुरू किया, ताकि एक दिन फ्यूचर बदलने के बाद जब दुनिया नॉर्मल हो जाए तो वो और उसकी माँ एक साथ असली सनराइज देख सकें। अब प्रेजेंट में सैम अपनी कहानी बताकर हटा ही था कि तभी इंग्रिड की नाक से खून बहने लगता है, यानी कि कोई बड़ी टेक्नोलॉजी उन सब के पास आ रही है। सबने बाहर देखा कि यहाँ तो वही स्कूल के टीनेजर्स आ चुके हैं और वे अभी तक भी अपने फोन्स के कंट्रोल में थे। अब टीचर मार्क सबको एक्सप्लेन करता है कि जरूर से ये टीनेजर्स उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे। उसने बताया कि ये सब एक हाइव माइंड की तरह हैं और शायद एआई ही उन्हें ऑर्डर्स देकर उन पर अटैक करवा रही है। जैसे स्कूल में अगर कोई भी उनके फोन को छू ले तो एआई उसे डेंजर समझने लगती है।
अब मार्क उनके बारे में बता ही रहा था कि तभी इस घर पर चारों ओर से टीनेजर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। वे पागलों की तरह खिड़की दरवाजों को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगे। सो ग्रुप अब उनसे बचने के लिए छत पर चढ़ जाता है, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ से वे नीचे नहीं उतर सकते। उनके आसपास बहुत भारी संख्या में टीनेजर्स इस घर को चारों ओर से घेरे खड़े थे, यानी कि अब वे बच नहीं सकते। जेनेट और मार्क उन्हें जैमर गन से हिट करते हैं, लेकिन उसका असर बस कुछ ही सेकंड्स तक रहता। वे टीनेजर्स तो अब रूफ तक पहुंचने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगते हैं, यानी कि वे सब मारे जाएंगे। तभी मार्क ने जेनेट से कहा कि उनका उस बच्चे के घर तक पहुंच पाना और जीना को बचा पाना उनमें से बिना किसी के सैक्रिफाइस के मुमकिन ही नहीं है। सो क्यों न वे दोनों अपना सैक्रिफाइस देकर अपने ग्रुप को आगे जाने दें। दोनों अब एक साथ नीचे कूद जाते हैं, जिनके पीछे वे सारे टीनेजर्स जाने लगे, जबकि बाकी का ग्रुप इसी मौके का फायदा उठाकर उस बच्चे के घर की ओर भागने लगता है। लेकिन ठीक तभी रास्ते में सूजन को कुछ सुनाई दिया। दरअसल ये तो एक बहुत बड़ा अजीब सा क्रीचर था, जिसका चेहरा एक बिल्ली जैसा, पैर घोड़े जैसे और इसकी गर्दन वाला हिस्सा बहुत सारी बिल्लियों को जोड़कर बना था। वहीं टीनेजर्स अपनी आदत के अनुसार उस क्रीचर को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं, बिना ये जाने समझे कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसा था भी। अब वो बड़ा क्रीचर उन टीनेजर्स को देखते ही खाने लगता है। सैम उसके बारे में अपने साथियों को बताता है कि वो इसी की बात कर रहा था। दरअसल इस क्रीचर को उसी एआई ने प्रॉम्प्ट से बनाया है ताकि ये उन्हें रोक सके। तो वहीं अब तक टीनेजर्स उसे जान बचाकर दूर भागने लगे, जबकि वो क्रीचर उनका पीछा करते हुए ग्रुप से दूर चला जाता है, यानी कि सैम और उसके साथी इससे भी बच गए। सैम, स्कॉट, इंग्रिड और सूजन ग्रुप में आखिरी बचे हुए चारों मेंबर्स अब फाइनली उसी एआई क्रिएटर के घर के सामने पहुंच जाते हैं। सैम उन्हें अंदर जाने से पहले चेतावनी भी देता है कि वे अंदर जाकर उस बच्चे की किसी भी बात का भरोसा न करें। उन्हें बस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दुनिया को बचाने पर अपना ध्यान लगाना है। तभी उस घर का मेन डोर खुल गया और क्रिस की माँ बाहर आती है। सूजन अब उनसे अंदर जाने के लिए झूठ बोल देती है कि वे सभी लोग क्रिस के स्कूल से हैं और वे अभी एक थिएटर में ड्रामा करके वापस आते वक्त उनके बेटे क्रिस से मिलने यहाँ आ गए। अंदर जाने पर यहाँ क्रिस के पिता भी मौजूद थे, लेकिन वो बहुत अजीब लग रहे थे। सो उन्हें देखकर सैम ने अपने साथियों से कहा कि ये असली नहीं हो सकते। अगर ये इतने ही असली होते तो उन्हें इतनी आसानी से अंदर नहीं आने देते। तो सैम अब गन पॉइंट कर उनसे पूछने लगता है कि क्या वे एक्टर्स हैं। तभी क्रिस का पिता स्कॉट को एक थर्मामीटर घोंप देता है, जिससे सैम ने तुरंत उसे गोली मार दी, यानी कि उसका शक बिल्कुल सही था। जबकि अब क्रिस की माँ घबराकर वहाँ से वैसे ही भाग जाती है। सो अब आखिरी बचे 3 मेंबर्स सैम, सूजन और इंग्रिड तीनों जल्दी से क्रिस को ढूंढने लगे। वे सीढ़ियों से नीचे जाते हुए एक बहुत बड़े कमरे तक पहुंचते हैं, लेकिन इसके अंदर चूंकि वो एआई और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है तो इंग्रिड अपनी एलर्जी की वजह से आगे नहीं बढ़ सकती। सैम और सूजन अब अकेले ही अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ तो छोटा क्रिस वायर्स के एक बहुत बड़े ढेर पर बैठकर उसी एआई को प्रोग्राम कर रहा था। वहीं अजीब कारणों से अब सैम के बात करने पर वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो तो पूरी तरह से बस अपनी प्रोग्रामिंग में खोया हुआ था। सैम ने नोटिस किया कि इस एआई के पूरा होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, सो उसे अपना प्रोग्राम इसमें 5 मिनट से पहले इंस्टॉल करना होगा। लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि वो अपनी पेन ड्राइव को इस सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे करे। और जो छोटा क्रिस उन्हें ये बता सकता था वो तो अब उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तभी सूजन क्रिस की गर्दन पर एक बारकोड नोटिस करती है, यानी कि एक क्लोन है। सूजन ने बताया कि ऐसा ही बारकोड सूजन ने अपने बेटे की क्लोन की गर्दन पर देखा था, यानी कि ये भी एक क्लोन है। एम और सूजन क्रिस को देखकर समझ गए कि यानी कि इस बच्चे को खुद एआई ने ही क्लोन करवाया है और फिर उसने इस क्लोन में सिर्फ खुद को ही डिजाइन करने के प्रोग्राम्स इंस्टॉल करवा दिए, जैसे सूजन ने अपने बेटे के क्लोन के लिए किए थे। यानी कि ये एआई असल में खुद को ही बना रहा है। वहीं अब सैम को समझ नहीं आता कि वो अपना प्रोग्राम इंस्टॉल कैसे करे। तभी सूजन को आइडिया आता है और वो उस पेन ड्राइव को अपने बेटे डैरेन की डिवाइस में लगाने को कहती है, जिससे वो इस एआई से कनेक्ट हो जाएगा। अब सैम के पास वैसे भी और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी पेन ड्राइव को उस डिवाइस में लगा देता है। लेकिन तभी एक रेड बजर जोर से बजने लगा, जिससे अब कमरे की चीजें हवा में तैरने लगती हैं।
तो वहीं क्रिस अब एंटर बटन दबाता है, जिससे सैम और सूजन हवा में उछलकर कमरे के कोने में जा गिरे। सैम अब आगे बढ़कर उस डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगता है ताकि वे एआई को कंट्रोल कर सकें, लेकिन तभी आसपास की इलेक्ट्रिक वायर्स उसके चारों ओर लिपट गई और वे उसे एक ही जगह पर लॉक कर देती हैं। वहीं सूजन को भी वायर्स ने पकड़ लिया था ताकि उन दोनों में से कोई भी उस प्रोग्राम को एआई में अपलोड ना कर सके। तभी सामने से एक टॉय चाकू को लेकर सैम को मारने आने लगता है, क्योंकि इस पूरी मिशन के पीछे वही था। जबकि क्रिस तो अब अपनी पूरी स्पीड में इस एआई को कंप्लीट करने में लग गया, यानी कि सैम के पास अब सिर्फ 20 ही सेकंड बचे हैं। इसके बाद एआई कंप्लीट हो जाएगी, जिससे उसे भी लगा कि वो फिर से फेल हो जाएगा और उसे टाइम ट्रेवल कर सब शुरू से शुरू करना होगा। लेकिन तभी इंग्रिड अंदर आती है और वो अपनी एलर्जी और दर्द के बावजूद उस डिवाइस को उठाकर हवा में तैरते हुए एक वायर में लगाने लगी। तभी यही अब उसे भी रोकने के लिए समझाने लगती है कि क्या उसे अभी तक समझ नहीं आया। सैम पूरे 117 बार टाइम ट्रेवल कर उसी रेस्टोरेंट में गया था, लेकिन उसने आज तक एक बार भी उसे चूज नहीं किया, क्योंकि वो उसकी जान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। तभी एआई ने रिवील किया कि सैम कोई और नहीं बल्कि खुद इंग्रिड का ही बेटा है, यानी कि जब टिम उसे छोड़कर गया था तब से इंग्रिड प्रेग्नेंट है और उसी से फ्यूचर में सैम पैदा होगा। इसलिए कहानी के शुरू से सैम इंग्रिड को बचाते आ रहा है, क्योंकि उसे तो पहले से पता था कि वो उसी की माँ है। इसलिए फ्यूचर में बाकी सबके एआई के कंट्रोल में जाने के बावजूद इंग्रिड ने कभी अपने बेटे सैम को टेक्नोलॉजी के पास नहीं जाने दिया, उसे बचा कर रखा। हालांकि अब एआई इंग्रिड से कहती है कि उसे तो टेक्नोलॉजी से इसलिए नफरत है क्योंकि उसे एलर्जी है, लेकिन उसके बेटे को नहीं। लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे को टेक्नोलॉजी से दूर रखा, जिससे उसने अपने बेटे को दुख ही दिया है। उसी की वजह से सैम अब बार बार टाइम ट्रेवल कर रहा है, वो भी ऐसा कुछ करने की कोशिश में जिसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। ये एक अनंत लूप है जिसमें उसका बेटा हमेशा तड़पता रहेगा। वो बार बार ग्रुप्स बनाता रहेगा और हर बार हर एक लूप में उसका ग्रुप उसकी आंखों के सामने मरता रहेगा। सो क्यों ना इंग्रिड अब हार मान ले और वो कम से कम अपने बेटे की लाइफ आसान कर दे। वो इसे इस अनंत लूप से निकाल सकती है, यानी कि वो खुद तो कभी अपनी एलर्जी की वजह से एआई और टेक्नोलॉजी को अपना नहीं पाई, लेकिन अब एआई चाहता है कि इस बार इंग्रिड अपने बेटे सैम के पैदा होते ही उसे भी बाकी आम लोगों की तरह एआई के कंट्रोल में जाने दे, वो भी सैम की खुशी के लिए। जैसे अभी बाकी लोग वर्चुअल रियलिटी में खुश हैं, फिर भले ही रियल लाइफ में कुछ भी क्यों ना होता रहे। अब ये सुनकर इंग्रिड भी असमंजस में पड़ गई, जबकि एआई उसे समझाना जारी रखती है कि क्या उसे लगता है कि नेचर और ये कियोस कितना भरोसेमंद है। नेचर और रियल लाइफ उसके बच्चों को कैंसर दे सकती है, इसमें जीना बहुत मुश्किल है। जबकि एआई उन्हें एक ऐसी वर्चुअल लाइफ देती है जिसमें उनके पास वो सब होगा जिसकी वे इच्छा करेंगे, या फिर सच लगने वाला सपना, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। हालांकि इंग्रिड अब भी ये सब सुनने के बावजूद उसके जाल में नहीं फंसती और वो आखिरकार उस डिवाइस को प्लग कर ही देती है, जिससे एआई का पूरा प्लान फेल हो गया और ये एआई कभी बनी ही नहीं। इंग्रिड अब भागकर सैम के पास आती है, जो कि चाकू लगने से बहुत घायल हो चुका था। सो इंग्रिड ने कहा कि वो टाइम ट्रेवल कर फिर से सब कुछ शुरू कर देता है, लेकिन सैम ने मना कर दिया। उसने कहा कि अब उन्होंने फाइनली एआई को रोक लिया है तो फिर वो बेशक खुद न बच सकी, लेकिन उसने टाइम को रीसेट कर पूरी दुनिया को बचा ही लिया है और वो फिर से टाइम ट्रेवल कर दुनिया को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। बाहर भी अब तक चीजें शांत हो चुकी थी। जेनेट और मार्क अपनी कार में जिंदा हैं। तभी इंग्रिड बाहर आकर चिल्लाती है कि उनमें से कोई सैम के लिए एम्बुलेंस बुलाए। तभी वहाँ डेरिन भी आ गया। उसने सूजन को बताया कि वो क्लोन नहीं है बल्कि रियल डेरिन है और उसे देखकर सूजन भी खुश हो गई। जबकि सैम और इंग्रिड अब सुकून के साथ कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया है, अब एक साथ उगता हुआ सूरज देखने लगते हैं। लेकिन तभी सैम ने रियलाइज किया कि इसमें कुछ तो अजीब है। ये पूरी रियलिटी जिसमें उन्होंने एआई को हरा दिया, ये उसे रियल नहीं लग रहा, क्योंकि यही सेम सूरज का उगना उसने कभी अपनी ड्राइंग में बनाया था और चूंकि एआई एग्जिस्टिंग डेटा का इस्तेमाल करती है, इसलिए वो उसे सिर्फ वही रियलिटी दिखा रही है जो कि सैम हमेशा से चाहा करता था। सैम समझ गया कि यानी कि उन्होंने कभी एआई को हराया ही नहीं है, वो अब उन्हें सिर्फ वही दिखा रही है
जो वे हमेशा से देखना चाहते थे। तो सैम तो तुरंत अब बटन दबाकर वापिस से पास्ट में चला जाता है, जबकि इंग्रिड हैरान रह गई क्योंकि उसके लिए तो सब रियल ही था। लेकिन तभी वहाँ टिम आ गया। वो अब इंग्रिड से माफी मांगते हुए कहता है कि अब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और दोनों एक साथ मिलकर अपने आने वाले बच्चे की देखभाल करेंगे। तभी इंग्रिड ने भी रियलाइज किया कि टिम को तो कभी पता ही नहीं था कि वो उसके बच्चे की प्रेग्नेंट हो चुकी है, और इसे तो इंग्रिड को भी यकीन हो गया कि सैम ने उसे बताया था यही तुम्हें वो सब कुछ देने की कोशिश करेगा जो तुमने हमेशा से चाहा है, और तुम्हें ये लगेगा कि ये सब तुमने खुद से हासिल किया है, लेकिन आखिर में ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ ही होगा, यानी कि इसमें से कुछ भी रियल नहीं है। उन्होंने एआई को कभी रोका ही नहीं, ना ही वे लोग जीते थे। जबकि अब फिर से टाइम रीसेट होता है क्योंकि सैम वापिस से पास्ट में जा चुका था। अब फिर से उसी रेस्टोरेंट में रात के 10:10 होते ही फिर से वहीं सैम आ गया। लेकिन पिछले लूप से वो जान चुका था कि वो फ्यूचर की एआई को अपना प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बावजूद हरा नहीं पाएगा। सो वो इस बार सबसे पहले वहां मौजूद इंग्रिड के पास जाता है। हालांकि अब इस इंग्रिड को पिछले लूप का कुछ भी याद नहीं था क्योंकि टाइम रीसेट हो चुका है। लेकिन सैम के पास एक नया आइडिया है। उसने कहा कि अब वो अपनी माँ इंग्रिड की एलर्जी वाली बीमारी पूरी दुनिया में फैला देगा, यानी कि पूरी दुनिया में मौजूद हर इंसान को इंग्रिड की तरह टेक्नोलॉजी से एलर्जी हो जाएगी। फिर ना तो कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा और ना ही एआई उन्हें कंट्रोल कर पाएगी। यानी कि सैम को फाइनली भविष्य को बदलने का एक नया और सेफ रास्ता मिल गया। और इसी होपफुल और हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो मूवी और उसके हिडन मैसेजेस आपको कैसे लगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप करते जाएं। साथ ही वीडियो से आपका फेवरेट हिस्सा कमेंट में बताएं। थैंक यू।